हेलो गाइस। क्या हाल है? कैसे चल रहा है सब कुछ? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज रेजोनेंस। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि प्लस एम किधर लग रहा है, माइनस एम किधर लग रहा है, और प्लस आर माइनस आर भी बोलते हैं। एक मिनट। ठीक। नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन रहेगा एरोमेटिक्स, एरोमेटिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ऑल्सो मैं आपको बता भी दूंगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करा दूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम कैसे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी देख रहे थे। बट अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कसिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक। तो देखो, फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड ले लेते हैं, सी सी सी। ये CH3 ले लो, वरना कहोगे CH। ठीक है। एंड हाइड्रोजन। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर जो होता है एक पर्टिकुलर बॉन्ड का होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। अब वहीं मैं बोलूँ, जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड C है, एंड इधर तुम CH3 का कर लो। ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर मैं पूछूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो जैसे आप देखो, इसमें N एंड N में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अब बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इंटीजर ही नहीं होते, लाइक होल। हाँ, इंटीजर ही नहीं होते, 1 2 3 जरूरी नहीं है यही हो। कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.67 ऐसा डेसिमल या हम बोलें फ्रैक्शनल भी होते हैं। तो डिस्कसिंग कि किन कंपाउंड्स में ऐसा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आते हैं, और आते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो वी आर गोना डिस्कस दो स्टफ्स। लेट्स मूव। उससे पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, चलो एक चीज बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम एक चीज यहाँ पर ये देखो। एक मिनट। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 1। इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 2। तो अब आप खुद देखो, जो डबल बॉन्ड होता है अपना, डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है लेस देन होती है सिंगल बॉन्ड की लेंथ से। ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। और इसको तुम समझोगे भी कैसे, कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। CH3 ये यहाँ पर CH2 है। ठीक है। तो अगर तुम डबल बॉन्ड ले लोगे, तुम किसी भी, मान लो कोई भी जो दो आदमी है, ठीक है, एक रस्सी से खींच रहे हैं। नहीं, ऐसे इसको मत देखो। मान लो एक एक आदमी है जो दोनों आदमी को खींच रहा है। ठीक है। और दो आदमी हैं सेम स्ट्रेंथ के, जो दो आदमियों को खींच रहे हैं अपने पास। तो किसकी लेंथ कम होगी? इसकी लेंथ कम होगी। तो सिमिलर केस तुम यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ठीक है। तो ये तुम बोल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट थिंग इज कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब सीधी सी बात है भाई, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी बॉन्ड। तो जब तुम्हारे बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे किसी भी कंपाउंड के बीच में, तो उनको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें हम पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम इस दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे। क्योंकि हम बॉन्ड ऑर्डर में दो लिख रहे हैं इसका, तो मतलब हम दोनों बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली एक बॉन्ड से ज़्यादा ही होगी। इसलिए तुम कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। इट इम्प्लाइज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट थिंग इज बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सही बात है। देखो, कोई भी मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड है,
अब बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा अगर, तो उसको तोड़ने में तुमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि बॉन्ड स्टेबिलिटी इज मोर, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर, विच इज बॉन्ड एनर्जी इज मोर। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक। अब ये एक पॉइंट है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये मैंने अभी बता ही दिया था, इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं कि और हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। तो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर आयन में तुम देखो, ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इसमें मैं पूछूं कि मुझे इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर इसका मेरे को चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं मतलब होते ही नहीं है वो रेजोनेटिंग फॉर्म में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं वो तो हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, और इसकी हाइब्रिड फॉर्म कैसी होगी, इसकी हाइब्रिड फॉर्म होगी ऐसी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो ऐसा होगा। तो ये ना तो तुम्हारा 1 है बॉन्ड ऑर्डर और ना ही ये 2 है, तो इसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं रेजोनेंस के केस में, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तो तुम ये देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर, एक मिनट, कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब तुम देखो, मान लो यही हम ले रहे हैं, ये है इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक, और एक ये है तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमको मान लो ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 तो यहाँ हैं, और इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे हम, तो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5। ठीक। तो इस फॉर्मूले से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अब अपना अगला ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें तुम देखो, हमको मान लो, अब इसमें जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें ये वाली जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 5 आ जाएगा, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ऑर्डर भी 5 आ जाएगा, एंड इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा तुम्हारा 1, क्योंकि इसमें टोटल बॉन्ड है 2 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, ये 1.5 1.5। ठीक है, चलो अब हम ये देखें तो हमको मान लो इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक, और यही वाला बॉन्ड इसका, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम यही बॉन्ड देखेंगे, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी हम यही बॉन्ड देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं 1, और यहाँ पर कितने हैं 1, तो टोटल मान लो हम इस ऑक्सीजन को लेते हैं 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन 1 इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 4। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने 3, तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर इस पर्टिकुलर बॉन्ड का। अब देखो, ये जो तुम्हारा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, जो भी पर्टिकुलर तुम्हारे एटम्स जा रहे हैं अंडर रेजोनेंस, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहता है, तो इसका जितना बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड का भी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का भी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, तो तीनों का इतना ही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। ठीक है, और एक चीज और बोल सकते हो, जैसे तीनों, चलो वो चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अभी नहीं बता रहा, बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अनदर फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। एक अपना क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल आर एस। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का ये। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा। इसका तुम दूसरे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अगला जो
अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, सल्फर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज एंड इधर हाइड्रोजन। ठीक, तो अब हम देखें इस पर्टिकुलर बॉन्ड की हमको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, कितने हैं इसके साथ, जो टोटल सिग्मा कितने हैं, एक सिग्मा ये है, एक पाई ये है, ठीक है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक पाई ये है। तो सिग्मा प्लस पाई कितना हो जाएगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 3 प्लस 2 पाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अपना क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा, इसका मतलब क्या होगा 5/3। ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अगर तुम पहले वाले फॉर्मूले से देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो कितना हो जाएगा भाई, दो ये हैं और दो ये हैं और एक ये है, तो 5, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो इससे भी 5/3 आ रहा है और उस प्रीवियस फार्मूला से भी 5/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे तुम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, और आई डोंट थिंक इट्स दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, इजी ही है, तो तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग में तो हमने ये सब देख लिया था कि भाई जो फार्मूले हमने बना दिए कि टोटल नंबर, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एवरेजिंग कर रहे हैं। देखो चाहे तुम ये वाला केस देख लो, ठीक, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें तुम काइंड ऑफ एवरेजिंग ही कर रहे हो। लेकिन जो अपने अनइक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे तो उसमें क्या होता है, वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं हाइब्रिड में। जो अनइक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो वहाँ तुम एवरेजिंग नहीं कर सकते कि मैं सारे का जोड़ के अपॉन में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतना कर दूं, तुम एवरेजिंग नहीं कर सकते। और उसमें तुम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, उसमें तुम अप्रोक्सीमेट बता सकते हो, तुम क्या होता है कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे मैंने इधर लिखा है कि वी कैन हैव एन एस्टिमेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्टली नंबर, वी कैन हैव एस्टिमेशन। ठीक है, अनदर थिंग इज वी कैन कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सच केसेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि होता कैसे है। हम बोले भी तो क्या बोले, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, इसका हम देखें हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, अब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन, और इधर आ गया तुम्हारा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये। अब मैं बोलूं कि मेरे को ये वाला बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब मैं कर दूं सिग्मा प्लस पाई, या मान लो टोटल नंबर बॉन्ड 3 अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 1.5, लेकिन इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 नहीं होगा, क्योंकि ये अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इन दोनों में से मान लो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, एक बार कार्बन के पास है, एक बार ऑक्सीजन के पास है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन पे ये स्विच मार रहा है, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा रहेगा तो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से तुम बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो टू क्लोज टू टू रहेगा, और ये वाला जो होगा ये क्लोज टू 1 रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो हम वही बोलेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 नहीं, मोर देन 1.5 होगा, ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा होगा मोर देन 1.5 होगा, एंड दिस वन विल बी जो बॉन्ड ऑर्डर है लेस देन 1.5। ठीक है, तो हम ऐसे एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे हम एस्टिमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन क्वेश्चन। अब तुम देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तुमको सीधे सीधे दिख रहा है 2 है, इसका कितना है, सीधे सीधे दिख रहा है 1 है। और इसमें अगर हम इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहें तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आर एस। ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, हमको ये वाला फाइंड करना है। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के बीच में, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितने सिग्मा पाई हैं, ठीक है, तो हम इसका पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये हमने
तोड़ दिया प्लस माइनस, ठीक है। फिर अगला कैसा बनेगा, ये माइनस तुम्हारा आ जाएगा इधर। हम्म, हम्म, ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। प्लस इधर ही रहेगा एंड डबल बॉन्ड इधर ही रहेगा, ठीक है। अगला कैसा बनेगा, अगला बनेगा, ये आ गया डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, ठीक है। फिर इन्होंने बना लिया भाई डबल बॉन्ड इधर, ठीक। तो इसके आर एस कितने हो गए, मान लो एक आर एस ये है, और एक आर एस ये है, एक आर एस ये है, तीन आर एस है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बॉन्ड के बीच में कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, दो ये हैं, इसमें एक है एंड इसमें एक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फोर हो गए, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा थ्री। तो इस वाले बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4/3। अब सिमिलरली हम यहाँ देखें, हमने ये तोड़ दिया, ठीक है, जिसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। हमने ये वाला बॉन्ड मान लो तोड़ दिया, एक मिनट एक मिनट, तो ये कैसा बन जाएगा तुम्हारा तोड़ के, प्लस माइनस एंड ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, एक मिनट, तो कैसा बनेगा तुम्हारा, ये आ जाएगा इधर, प्लस आ जाएगा इधर, नेगेटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। हमको इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक ये एंड दो ये, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स थ्री, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। अब तुम देखो, इसका 1.5 है, इसका 1 है, 2 है, इसका ऑलमोस्ट 1.33 है। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, सबसे बड़ा बी, फिर तुम्हारा नहीं एक मिनट, फिर तुम्हारा आ जाएगा डी, फिर तुम्हारा आ जाएगा ए एंड फिर तुम्हारा आ जाएगा सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। अब कुछ चीजें इसमें तुम नोटिस करो, हमेशा ऐसे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट नहीं करनी होती चीजें, कभी कभी चीजें नोटिस भी करनी होती हैं। देखो इस वाले में क्या रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। अब इन ए और डी में रेजोनेंस है, तो कहना क्या है कि इसमें जो रेजोनेंस है वो शॉर्टर है, ये रेजोनेंस की लेंथ जो है शॉर्टर है, और इसमें क्या है, रेजोनेंस की लेंथ ज़्यादा है। तो तुम बोल सकते हो जितना लंबा रेजोनेंस चलेगा उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर दो एक दो एक, तो वही है, जितना ज़्यादा तुम कराते जाओगे उतना वो या तो 1 के क्लोज जाता जाएगा, और जितना तुम कम कराओगे वो उतना 1.5 के क्लोज जाता जाएगा। तो ये होता है। अब हमेशा हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बस नोटिस करने के लिए मैंने बता दिया कि नोटिस करो चीज़ें, तो कभी कभी तुम्हें कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, देख के ही अंदाजा लगा दोगे, देख के ही टिक लगा दोगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्लस एंड माइनस एंड। तो पहला अपन ने जो पहला एप्लीकेशन था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, वो हमने सीख लिया है। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है प्लस एम माइनस एम, ये कुछ नहीं, मतलब तुम ऐसा, अपन प्लस आई प्लस और माइनस आई पढ़ रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर हैं कि तुम प्लस एम माइनस एम देखेंगे कहाँ रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, कैसे वो पर्टिकुलर आयन या कार्बोकेटाइन कार्बन आयन को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ज़रूरत है सीखने की कि प्लस एम क्या होता है। तो प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और जो भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजन, अल्कोहल, अमीन, ठीक। क्योंकि हेलोजन के तुम्हारा मान लो हेलोजन है, इस पे तीन डबल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, क्लोरीन पे। अल्कोहल के पास भी दो डबल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अमीन के पास भी, एक मिनट, एक डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, वो एक लोन पेयर रहता है, ठीक। तो ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, वो तुम्हारे प्लस साइन इफेक्ट शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड या आयन से वो अटैच रहते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं प्लस एम होता क्या है। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, दो, ठीक। तो ये वाला जो, जैसे हम रेजोनेंस कराते थे तो इधर कोई भी मान लो कार्ब प्लस चार्ज रहता था या माइनस चार्ज रहता था, फ्री फ्री रेडिकल रहता था, तो उसको हम एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे जंप कराते थे, मतलब इस पे जंप कराते थे, ठीक है।
और ये जो डबल बॉन्ड रहता था एक कार्बन पीछे वाले पे ये जंप करता था, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर लोन पेयर। ठीक, जैसा ये बना रहे हैं, ये दूसरी साइड बना रहे हैं, ऐसे सिमिलर हम बना सकते हैं। अब फिर ये क्या करेगा, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे जंप करेगा, एंड ये कार्बन पीछे वाले कार्बन पे जंप, ये वाला डबल बॉन्ड पीछे वाले कार्बन पे जंप कर जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर। ठीक है, अब हम देखें तो अगला वाला अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इधर आ जाएगा, एंड ये इस कार्बन को छोड़ के इस पे जंप कर जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगले आर एस में ये फिर लोन पेयर वापस इस पे चला जाएगा, क्योंकि कार्बन छोड़ के जंप करेगा उस पे चला जाएगा, तो ये तुम्हारा ओ एच ऐसे सिंपल फिर से ये फेनॉल बन जाएगा। ठीक, तो इसमें अब तुम एक चीज देखो, ये जो लोन पेयर इस ओ एच ग्रुप से आ रहा है, ये किस किस पोजीशन पे आ रहा है, इस वाले कार्बन पे आ रहा है, फिर इस वाले कार्बन पे आ रहा है। एक मिनट कलर चेंज करके समझाता हूँ तुमको। इस वाले कार्बन पे आ रहा है, इस वाले कार्बन पे आ रहा है, एंड इस वाले कार्बन पे आ रहा है। तो होता क्या है, इस पोजीशन जो होती है ये वाली, जिस भी बेंजीन के जिस भी कार्बन से ग्रुप अटैच है उसके रिस्पेक्ट में जो पास वाली पोजीशन रहती है उनको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन, मेटा पोजीशन, और ये होती है तुम्हारी पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है तुम्हारा अल्फा पोजीशन पे है, फिर यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जा रहा है, फिर अल्फा पोजीशन पे जा रहा है, तो इसी को हम अल्फा पैरा इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसी को हम अल्फा पैरा इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसका मतलब भी वही होता है कि प्लस एम या माइनस एम जो ऐसे बेंजीन के केस में कोई भी ग्रुप लगाता है तो वो अल्फा और पैरा पोजीशन पे लगाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा याद रखना, आगे काम आएगी। ठीक, अब देखते हैं माइनस एम इफेक्ट क्या हो रहा है। प्लस एम में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, माइनस एम में डिक्रीज कर रहा है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और ग्रुप्स उसमें क्या थे, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले जो थे प्लस एम लगा रहे थे, इसमें क्या है तुम्हारे वैकेंट ऑर्बिटल एंड जो पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप होंगे वो प्लस ये माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे, इसमें क्या है माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये पिछले वाले का जो था वही कॉपी हो गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक एग्जांपल तुम्हारा क्या है, NO2। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम ये माइनस एम इफेक्ट लगा कैसे रहा है। तो देखो, ये तुम्हारा मान लो हो गया NO2 और नीचे बेंजीन। अब ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस ये वाला जो बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा, तो इस पे क्या आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आगे ट्रांसफर होगा, जब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, O नेगेटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये क्या करता था, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे जंप मारता था, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड उसके बीच में भाग गया, और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही, ये जो प्लस चार्ज है ये अभी क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे आएगा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट हैं ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लग रहे हैं। ठीक है, इनको हम ऑर्थो पैरा इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब तुमने देख लिया माइनस एम इफेक्ट क्या है, क्योंकि देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ही कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ही कर रहा है, इसलिए इसको हम माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं या माइनस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा प्लस एम शो करेगा, कौन सा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन बेंजीन रिंग से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, दैट थिंग मैटर्स। बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके पास है लोन पेयर, इसका मतलब ये तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बेंजीन रिंग से यहाँ कनेक्टेड है कार्बन,
जब तुम इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव एंड इसके पास Cl। फिर इसका जब तुम RS बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, एक मिनट, इसका बन जाएगा RS ऐसा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इधर तुम्हारा O नेगेटिव एंड इधर Cl। ठीक है, तो यही है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्रुप में जो बेंजीन में ट्रांसफर कर रहा है, इधर आ जाएगा, फिर पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, फिर अगेन ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये -m इफेक्ट शो कर रहा है, और ये लोन पे ट्रांसफर करेगा बेंजीन रिंग को, तो ये +m इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं, देखो अब इसमें क्या है, ये कार्बन जो है, जो तुम्हारा ये CH3 है, मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन से, ये कौन सा +m इफेक्ट शो करेगा -m इफेक्ट शो करेगा, ये बताओ पहले। ये कोई सा नहीं करेगा, ये तुम्हारा +I इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास लोन पेयर है ना वैकेंट ऑर्बिटल है जो ये +m या -m इफेक्ट शो करे, तो ये +I लगाएगा खाली। अब हम देखते हैं ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है तुम्हारा, जब तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक, तो कार्बन के पास आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन रह गया ऐसा ही। ठीक है, अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे शेयर करेगा, पैरा पे शेयर करेगा एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन पे शेयर करेगा, तो ये तुम्हारा -m इफेक्ट लगाएगा। इसमें हम देखें तो अगेन ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो फिर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, फिर ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, तो ये भी -m ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये वाला ग्रुप बढ़ाएगा और ये दोनों घटाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी, मान लो अगर मैं इसको A ले लूँ, इसको B ले लूँ और इसको C ले लूँ, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी B पे। अब हमें कंपेयर करना है A और C में। ठीक है, तो A और C में कैसे कंपेयर करेंगे, देखो एक चीज तुम ये देख सकते हो कि अगर हम आगे बढ़ें तो इधर हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा, +I लगा रहा है, इधर क्लोरीन क्या है तुम्हारा, -I लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल यहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये -I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो इसका मतलब A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C से ज़्यादा होगी। दूसरी चीज और होती है, जो क्लोरीन वगैरह होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, जो हेलोजेंस होते हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेटिंग या रेजोनेंस से ज़्यादा होता है, और इनके अलावा कोई भी होता है ना, रिमेनिंग, एक मिनट यार, कलर चेंज, जो रिमेनिंग हैं हमारे, उनका रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा हेलोजन इधर आ गया। ठीक है, अब ये हेलोजन भी इसके साथ रेजोनेंस में है, ये तुम्हारा -I लगा रहा है, और इसका -I जो है +m से भी ज़्यादा होता है, अगर +m लगता तो। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, C, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल B एंड बीच वाला A। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। चलो आगे देखते हैं। आगे एरोमेटिसिटी। ठीक, अब तुम देखो, हमने पढ़ लिए दो रूल, दो एप्लीकेशन पढ़ लिए रेजोनेंस के। पहला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर, अगला क्या था, +m -m। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक एप्लीकेशन नहीं है, या आप बोल भी सकते हो एप्लीकेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबलाइज ये सब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही होते हैं, तो एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और फुली कंजुगेटेड सिस्टम हो, डीलोकलाइजेशन हो और तुम्हारे
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लग रहा हो। ये मैंने शायद तुमको पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ। 4n+2 पाई का रूल लग रहा हो, जो हकल्स रूल भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, हकल रूल। ठीक है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं वो तो चलो अभी तुम्हें बता ही दूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है हमको ये सब रूल समझना। देखो ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, ठीक। प्लेनर है ये, बिल्कुल प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, ठीक है। फुली कंजुगेटेड है, हाँ सब पूरा कंजुगेशन में, इधर भी पूरा कंजुगेशन में, इधर भी पूरा कंजुगेशन में, ठीक है। और एंटायर रिंग का डिलोकलाइजेशन बिल्कुल है। अब हकल रूल देखो, जैसे मैंने तुमको बताया था पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, पी पाई ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, बस यही खेल खत्म कर देना, इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं है तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन का। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम 4n+2 पाई में लिख सकते हैं फॉर n की वैल्यू 1। तो ये 4n+2 का रूल लग रहा है ना, इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, ये मतलब 4n2 में अगर तुम n0 रखोगे तो 2 है, n2 रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, n1 रखोगे तो हो जाएगा 6, n2 रखोगे तो 10 और 14। तो इस हिसाब से ये जो भी 2 6 10 14 वाले जो भी पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ये सब तुम्हारे एरोमेटिक में आएंगे। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर 0 है, और ये कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, तो ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है। अब देखें ये इसमें क्या है, देखो लोन पेयर है तो इसके तुम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन करोगे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे पहचानने हैं, अभी बस थोड़ा सा नॉलेज रख लो, बाद में हम और इस पे एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला चीज क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कंजुगेशन होना चाहिए, 4n+2 का रूल फॉलो करें। ये हो गया तुम्हारे एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। अब अगला हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। अब ये क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इसलिए। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं तुम्हारे, साइक्लिक इसमें भी रिंग होनी चाहिए और एरोमेटिक में भी होनी चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल ये भी होना चाहिए, वो भी एरोमेटिक भी तुम्हारा प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और तुम्हारा फुली कंजुगेशन इसमें भी होना चाहिए, एरोमेटिक में भी होना चाहिए, ठीक है। बस फर्क क्या है उसमें, जो तुम्हारा रूल लग रहा था 4n+2 पाई वाला लग रहा था एरोमेटिक में, और एंटी एरोमेटिक में जो लगेगा रूल, एंटी एरोमेटिक में जो रूल लगेगा वो तुम्हारा 4n वाला लगेगा। मतलब इसमें क्या था तुम्हारा, 2 4 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना, एक मिनट यार, 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसमें तुम्हारा क्या है, 0 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं, 0 तो पाई इलेक्ट्रॉन कोई मतलब ही नहीं, 4 8 होना चाहिए, ठीक है। और ये लोअर स्टेबिलिटी शो करते हैं एंड पोसेस एंटी एरोमेटिक डिस्टेबलाइजेशन। तो वही है कि एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारे मोर स्टेबल होते हैं एंड तुम्हारा एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तुम देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इट इम्प्लाइज दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब इसमें देखो 2 पाई इधर हो गया, 2 पाई इधर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या है तुम्हारा 0 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल डीलोकलाइजेशन में तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इधर क्या है, लोन पेयर है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, डीलोकलाइजेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक, तो एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया। अगला हम पढ़ते हैं नॉन एरोमेटिक। देखो नॉन, जो भी तुम्हारे एंटी एंटी एरोमेटिक नहीं है, जो भी तुम्हारे एरोमेटिक नहीं है, वो सब नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी बोलती है, जो प्लेनर नहीं है या फिर उसका सिस्टम डीलोकलाइजेशन में नहीं है, या फिर वही कि साइक्लिक नहीं है, तो ये सब नॉन एरोमेटिक है। या हम बोल सकते हैं कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, ठीक है।
जैसे ये देख लो, डीलोकलाइजेशन में है भाई, लेकिन ये प्लेनर भी है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। ठीक, अब जैसे ये देखूं, ये साइक्लिक है लेकिन इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक, अब इसमें देखूं तो डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड होने से कुछ नहीं होता, साइक्लिक है, इसमें डीलोकलाइजेशन कहाँ है? डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। तो ये तीनों ही तुम्हारे क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो समझ में आया कि अगर तुम्हारे प्लेनर हैं, डीलोकलाइजेशन में है और साइक्लिक हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक में से एक होगा, लेकिन वो प्लेनर नहीं है या तुम्हारा डीलोकलाइजेशन में नहीं है या साइक्लिक नहीं है, तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये वाला, क्लासीफाई दीज कंपाउंड्स एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो ये हम देखें, ये एक मिनट, इसका कुछ ऊपर तुम्हारा NH2 लगा है, फिर तुम्हारा ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, रिंग ये है तुम्हारी, ठीक है, हमको रिंग को ही कंसीडर करना है। जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, बिगेस्ट रिंग जो हमारे पास है हम उसको कंसीडर करेंगे। इसमें तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। प्लेनर है जी, है। प्ले प्लेनर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारा 4n+2 का रूल फॉलो कर रहा है। इट इम्प्लाइज दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इधर तुम्हारा NH है, ठीक, और ये क्या है, तुम्हारी बेंजीन रिंग है। तो ये वैसे तो इनका डीलोकलाइजेशन ऐसा होगा, लेकिन हम बिगेस्ट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन देखते हैं कि बिगेस्ट साइक्लिक कौन सा है। तो बिगेस्ट रिंग ये है जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, इट इम्प्लाइज दैट एरोमेटिक है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में तो है ही। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या चल रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हारा इधर है सल्फर, क्या है, सल्फर। ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारे बेंजीन रिंग है। तो इसमें क्या है, सल्फर पे तुम्हारे 2 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर को तुमको काउंट करना है पर इलेक्ट्रॉन में, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में नहीं होते हैं। एक लोन पेयर होगा जो उस प्लेन में होगा, उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो मान लो हम इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 2 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लेनर है। और इसका डीलोकलाइजेशन अगर तुम मैं बताऊं तो ये सल्फर है, तो इसका कुछ डीलोकलाइजेशन कैसा होगा ना, ऐसे इधर से शुरू हुआ, ऐसे 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 पूरा, ये इतनी बड़ी रिंग में डीलोकलाइजेशन है। तो डीलोकलाइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरोमेटिक। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं, ये वाला। ठीक, ये बताओ इसमें क्या है, साइक्लिक है डीलोकलाइजेशन में है ये, फुल्ली रिंग डीलोकलाइजेशन में है। देखो डीलोकलाइजेशन तो इसमें है, अगर मैं बोलूं डीलोकलाइजेशन तो है ये, लेकिन ये फुल्ली रिंग इसकी डीलोकलाइज नहीं है। जो भी इसकी कंसीडर कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की, फुल्ली रिंग डीलोकलाइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये ना तो एंटी एरोमेटिक है और ना ये एरोमेटिक है, ये है तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब हम देखें ये वाला, तो सिमिलर केस हो रहा है इसमें। ये साइक्लिक है डीलोकलाइजेशन में है, लेकिन इसकी फुली जो रिंग है ये डीलोकलाइजेशन में नहीं है, डीलोकलाइजेशन में नहीं है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने देख लिया एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इनको तुम्हें देखना है
और कैटेगराइज करना है कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है तुम्हारे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है। टोटल कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लेनर व्लेनर सब कुछ है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, 1 मिनट, ये तुम्हारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक, इसमें हम देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, ये प्लस चार्ज है तो इधर 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लेनर व्लेनर सब कुछ है, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ देखो तुम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एंटी एरोमेटिक। इधर तुम देखोगे 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन में, तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। ठीक, चलो अगला देखते हैं एग्जांपल। इसको अगर तुम देखो, जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, जो डबल रिंग या बहुत बड़ी रिंग वाले जो आ जाते हैं ना, इसमें थोड़ी प्लेनर की दिक्कत आती है कि वो कंपाउंड प्लेनर है या नहीं। जैसे ये वाला कंपाउंड तो प्लेनर है, और इसमें डी लोकलाइजेशन भी पूरा रिंग में है, दोनों रिंग मिला के डी लोकलाइजेशन भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये वाला तो तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो 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 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो, रुक जाओ, हाँ ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा। और ये वाला अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जो ये हाइड्रोजन है ना, देखो इसको इधर बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। ये इस पे कार्बन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या था, ये बॉन्ड बन गया बीच में, तो इसने क्या कर दिया, दोनों रिंग को प्लेन कर दिया। लेकिन इधर क्या है, हाइड्रोजन एक अंदर, मतलब हम बोल सकते हैं बाहर की तरफ निकला है, ठीक है, और एक तुम्हारा हाइड्रोजन अंदर की तरफ निकला है। जब एक एक चीज मान लो प्लेन में हमने एक दो कांटे लगा दिया आपस में, एक कांटे को तुमने बाहर निकाल दिया, एक कांटे को अंदर निकाल दिया, तो वो प्लेन प्लेन नहीं रहा, वो क्या हो गया तुम्हारा, टॉर्स टॉर्सन आ गया उस प्लेन में। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ हो रहा है कि ये प्लेनर नहीं रहा, ये प्लेनर नहीं रहा, तो फिर ये ना तो तुम एरोमेटिक में काउंट कर पाओगे ना एंटी एरोमेटिक में, तुम इसको काउंट करोगे नॉन एरोमेटिक में। ठीक, वही होता है। देखो अब यहाँ मान लो इसके बीच में बॉन्ड आ गया, प्लेनर बना लिया, अगर अभी तो इधर हाइड्रोजन लगाए, इधर मैं CH3 लगा दूं, CH3 लगा दूं, तब भी ये यहाँ प्लेनर नहीं रहेगा। कोई भी बॉन्ड इन दोनों को जोड़ने वाले के अलावा कोई भी एटम आ जाए, वो इसको नॉन प्लेनर ही कर देगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये केस इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह में आ भी जाते हैं, मेंस और नीट में। ठीक है, सिमिलर चीज इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा 8 कार्बन है। ये अगर तुम इसका ये स्ट्रक्चर बनाओगे चेयर फॉर्म वाला, तो ये नॉन प्लेनर है, तो ये भी तुम्हारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर तो प्लेनर है, बट चेयर फॉर्म इसकी प्लेनर नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली ये तुम्हारा प्लेनर है, डी लोकलाइजेशन में है, सब कुछ है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, एरोमेटिक हो भी जाएगा। लेकिन जो इसकी चेयर फॉर्म होगी वो नॉन एरोमेटिक होगी। जो चेयर फॉर्म होगी, रिंग चेयर फॉर्म पढ़ोगे अभी आइसोमेरिज्म में, तो चेयर फॉर्म होगी वो नॉन एरोमेटिक होगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ आगे खत्म हो गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हमने पहले पढ़ लिया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, फिर पढ़ लिया हमने इसके बाद +m -m, फिर हमने पढ़ ली एरोमेटिसिटी। तो आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो लाइक तुमको पूरा प्रयास किया समझाने का। ठीक, एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, 2-4 एग्जाम्पल भी करा दिए। ठीक, तो ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अब अगला लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।